हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एग्री क्लासेस। तो बेटा आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, मानव शिशु में लिंग निर्धारण किया जाता है। इन ह्यूमंस चाइल्ड सेक्स इज डिटरमाइंड बाय। ऑप्शन है अपने वीर्य में शुक्राणुओं के आकार और संख्या के आधार पर, यानी साइज एंड नंबर्स ऑफ स्पर्म इन सीमन। नेक्स्ट है निषेचित होने वाले अंडे का आकार, साइज ऑफ एग्स टू बी फर्टिलाइज्ड। पिता के लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर। माता के लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर। तो देखो ह्यूमन चाइल्ड में सेक्स डिटरमाइंड कैसे होता है, इसका एक कंसेप्ट अपन समझते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, जो हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो ह्यूमंस में आप लोगों को पता ही है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। यानी अगर हम पेयर्स में बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं। यानी कैसी कंडीशन है ये, डिप्लॉयड, द्विगुणित। क्या बोलते हैं इसको हम, द्विगुणित, या इसको बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन। अब देखिए बेटा होता क्या है, जो मेल एंड फीमेल है, क्लियर, मेल एंड फीमेल के अंदर मैं बात करूं फीमेल, तो मेल में जो 46 क्रोमोसोम्स है, या मैं क्यों 23 पेयर्स है, 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स चाहे मेल है चाहे फीमेल, ये दोनों कॉमन होते हैं, क्लियर। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑटोसोम्स। अब बचा 1 पेयर, तो 1 पेयर अगर हम बात करते हैं उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्र। मेल में कौन से होते हैं, एक्स एंड वाई। फीमेल में कौन से होते हैं, एक्स एक्स, क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि ह्यूमन के अंदर हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनका सेक्स डिटरमाइंड कैसे होता है। तो सेक्स डिटरमाइंड अगर देखो, फादर अगर अपन बात करते हैं कैसे हैं, फादर का एफ लिख देती हूँ एक्स वाई, और मदर के लिए क्या है, एक्स एक्स, क्लियर। अब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो देखिए क्या होगा, ये क्या है, एक्स एक्स, क्लियर। इससे ये वाला स्पर्म इस एग से फर्टिलाइज होगा तो एक्स एक्स, ये वाला इससे होगा तो एक्स वाई, और ये वाला इससे होगा तो एक्स वाई। अब इसमें क्या देखते हैं, ये कौन है, डॉटर, ये भी कौन है, डॉटर, ये कौन है, सन, ये भी कौन है, सन। तो डिटरमाइंड किससे हुआ, यानी फीमेल का जो एग है, एग में तो कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स है ये। अगर फीमेल के एग के एक्स में अगर स्पर्म मान लो कौन सा आ रहा है, एक्स वाला आ रहा है, तो कौन सा डिटरमाइन हुआ, कौन होगी, डॉटर होगी। और अगर फीमेल के एग में एक्स क्रोमोसोम है और अगर उससे फादर का जो वाई क्रोमोसोम है ना, वो आके अगर स्पर्म से जो वाई क्रोमोसोम है, और इधर हम बात कर रहे हैं मदर की, मदर के एग में कौन सा है, एक्स, और फादर के उसमें कौन सा है, वाई, तो एक्स और वाई मिलके क्या बना देगा, सन। तो डिपेंड किससे कर रहा है, जो स्पर्म के अंदर जो क्रोमोसोम आ रहे हैं, अगर वो एक्स लेके आएगा तो डॉटर, अगर वो वाई लेके आएगा तो सन होगा। तो डिपेंड किस पे करता है, फादर के क्रोमोसोम पर, क्लियर। तो आइए देखिए अपना क्वेश्चन क्या है। इन ह्यूमन चाइल्ड सेक्स इज डिटरमाइंड बाय, देन आंसर विल बी सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, पिता के लिंग गुणसूत्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मटर में गोल बीज विशेषक, गोल बीज कैसे, कैपिटल आर, झुर्रीदार स्मॉल आर बीज विशेषक पर प्रभावी है। विषम युग्मजी गोल बीज के पौधे, कैपिटल आर स्मॉल आर का, जब झुर्रीदार बीज के पौधे के साथ संकरण कराया जाएगा तो क्या हमें संतति कैसी मिल सकती है। यानी कह रहा क्वेश्चन, अगर राउंड सीड वाले जो प्लांट है ना, उसको हमने क्या बोला, कैपिटल आर, कैसा है, डोमिनेंट है, इसका हाइब्रिडाइजेशन किससे करवा रहे हैं, रिंकल्ड सीड से। तो अब देखते हैं कि जब इनकी पॉसिबल प्रोजेनी क्या होगी, क्लियर। यानी हेट्रोजाइगस सीडेड प्लांट है, कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको हम किससे करवाएंगे, रिंकल सीड के साथ। तो क्या पॉसिबिलिटी निकलती है इनकी प्रोजेनी की। देखिए सॉल्व करते हैं अपन इसको भी। देखिए ये क्या कर रहा है, हेट्रोजाइगस कंडीशन तो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, कैपिटल आर कौन सा है, राउंड सीड, गोल बीज है, जो क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट यानी कि प्रभावी है, यानी ये अपने कैरेक्टर्स को शो कर रहा है, क्लियर। इसके बाद स्मॉल आर है, वो कैसा है, झुर्रीदार, रिंकल्ड सीड है, कैसा है,
झुर्रीदार या रिंकल्ड सीड, और ये कैसा होगा बेटा? रेसेसिव, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं? अप्रभावी। अब ये जब दोनों आपस में मिलते हैं तो ये कैसी कंडीशन आ जाती है? हेट्रोजाइगस, जो F1 में मिलते हैं, यानी विषम युग्मजी। अब क्वेश्चन है, अब इसमें अगर ये दोनों साथ है तो बताओ ये कैपिटल आर किस पे डोमिनेट होगा? स्मॉल आर पर। अगर ये कंडीशन होगी तो इसमें प्लांट हमें सारे कैसे दिखेंगे? राउंडेड प्लांट होंगे। क्लियर? अब ये बोल रहा है इसका हमको हाइब्रिडाइजेशन किससे कराना है? जो प्लांट के सीड कैसे रिंकल्ड है, और रिंकल्ड के लिए हम कौन सा लेते हैं? स्मॉल आर, स्मॉल आर। क्लियर? अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, ये तो अगर इसके साथ ये फर्टिलाइज्ड होगा, इधर ये इसके साथ, तो क्या बनेगा? स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये इसके साथ होगा और ये इसके साथ होगा तो स्मॉल आर, स्मॉल आर। यानी अगर हम देख सकते हैं तो हमें हेट्रोजाइगस राउंडेड प्लांट तो कितने मिल रहे हैं? 50%। क्लियर? और स्मॉल आर स्मॉल यानी रिंकल्ड भी कितने मिल रहे हैं? 50%। क्लियर? अब अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो रेशियो क्या निकलेगा बेटा? सामने दिख रहा है 1:1। तो हमें देखना है अराउंड 1:1 रह के कितने प्लांट कैसे मिल रहे हैं, वो अपना आंसर होगा। चलो आते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब इसमें हमको बताना है राउंड और रिंकल्ड कितने मिले। अगर मैं यहाँ ऑप्शन में देखूं, देखो 302, 302 तो कैसे मिल रहे? राउंड। 102 कैसे मिल रहे? रिंकल्ड। अब आप इसका रेशियो निकालो, अराउंड है ना समथिंग में, तो कितना निकल रहा है? लगभग अगर आप देखें तो 3:1 निकल रहा है। यहाँ पे 3:1। यहाँ पे कितना निकल रहा है? अगर आप देखें लगभग 2:1 निकल रहा है। क्लियर? और इधर देखते हैं, यहाँ देखिए हमें लगभग अराउंड कितना मिल रहा है? 1:1। क्लियर? और यहाँ कितना मिल रहा है? 1:3। तो हमें तो कहाँ तक पहुँचना है? 1:1 पे। तो हमारा आंसर क्या होगा? स यानी सी। 103 तो राउंड, और रिंकल्ड कितने मिल रहे हैं? 99। तो इस तरीके से आपके ये रटने की हमको जरूरत नहीं, बस दिमाग में कंसेप्ट अगर हम क्लियर रखते हैं, इसका क्या बेसिक कंसेप्ट है, तो हम इस से लिमिटेड या इससे जो भी एडिशनल क्वेश्चन आते हैं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल द्वारा पाइसम सटाइवम पर प्रयोगों के संबंध में हमें गलत कथन पहचानना है। यानी जो मटर है, पी प्लांट है, दैट इज पाइसम सटाइवम, जिसपे किसने एक्सपेरिमेंट किए थे? मेंडल ने। और उसने कौन से स्टेटमेंट दिए थे और उसमें से कौन से गलत है वो देखते हैं अपन। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि उन्होंने 7 साल तक के लिए जो पी है उस पर एक्सपेरिमेंट किया और उससे उन्होंने क्या निकाली? जीवित जीवों में वंशागति के नियम निकाले। यानी इन्होंने क्या किया? लॉज ऑफ इनहेरिटेंस निकाला। किस पे? लिविंग ऑर्गेनिज्म पर। और कितने टाइम इन्होंने काम किया था? इन्होंने 7 इयर्स काम किया था। किस पे किया था? गार्डन पे। बिल्कुल सही बात है। क्लियर? तो ये स्टेटमेंट तो गलत नहीं हो सकता, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि पहली बार था कि जीव विज्ञान में सांख्यिकी और गणितीय दोनों चीज आई है ना। उनके जो एक्सपेरिमेंट किए, बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट में स्टैटिकल एनालिसिस भी हुआ है और साथ साथ में मैथमेटिकल एनालिसिस भी हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो ये स्टेटमेंट भी इनका क्या था? करेक्ट था। नेक्स्ट है, अनफॉर्चुनेटली इस एक्सपेरिमेंट हैड अ स्मॉल सैम्पलिंग साइज विच गेव लेस क्रेडिबिलिटी टू डेटा ही कलेक्टेड। यानी ये कह रहा है कि इसमें जो उन्होंने डेटा या जो सैंपल थे उनकी साइज, संख्या कम थी, और जो भी उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए थे उसमें विश्वसनीयता नहीं थी। ये गलत चीज़ है बेटा। इनमें जो भी इन्होंने जिस पे भी एक्सपेरिमेंट किया था उसकी जो सैम्पलिंग की जो साइज थी वो स्मॉल नहीं थी, वो कैसी थी? बिग थी। क्लियर? और उसके लिए उन्होंने जो भी डेटा कलेक्ट किए थे उसमें क्रेडिबिलिटी ज़्यादा थी, है ना। विश्वसनीयता क्या थी? ज़्यादा, यानी कि मोर थी। तो हम कह सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर ये भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ही इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड टू ऑपोजिंग ट्रेड्स। उन्होंने जो भी उद्यान मटर पौधे में प्रकट हुए उसमें जो भी कैरेक्टर्स थे वहाँ कैसे थे? वो 2, यानी एक कैरेक्टर, उस एक कैरेक्टर के उन्होंने ऑपोजिट ट्रेड्स निकाले थे, है ना। जैसे एक कैरेक्टर के लिए क्या होता है? एक जीन होता है। अगर मैं बात करूँ हाइट की, है ना, लेंथ की बात करूँ तो लेंथ के लिए एक जीन, अगर हमने मान लो कोई भी कैपिटल टी या टी मान लिया, अब उसके उन्होंने ऑपोजिट कैरेक्टर्स क्या निकाले थे? एक तो निकाला था उन्होंने टॉल और एक निकाला था ड्रॉफ।
यानी एक कैरेक्टर के दो फॉर्म निकाले थे इन्होंने, तो बिल्कुल सही बात है ये भी। तो ये स्टेटमेंट भी इनका सही था, 3 स्टेटमेंट सही है और हमें पहचानना इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट कौन सा है इनका, सी वाला। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान मटर में मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रभावी विशेषक है, यानी अप्रभावी लक्षण है ना? कौन सा है इसमें से? रेसेसिव ट्रेट हमको पहचानना है जो गार्डन पी पर मेंडल ने काम किया था। तो देखिए बेटा, इसके लिए अगर हम बात करें तो मेंडल ने गार्डन पी पे काम किया था और उसने 7 ट्रेट्स निकाले थे जो एक दूसरे के क्या थे, ऑपोजिट थे। अब अपन बात करते हैं वो ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स कौन से, एक बार देखते हैं अपन। ट्रेट्स, अब उस ट्रेट्स या लक्षण कहते हैं हम इनको, इस लक्षण में से कौन से थे, ऑपोजिट क्या निकलेगा? एक तो इनका क्या था, डोमिनेंट, ठीक है, यानी क्या था, प्रभावी, और एक इनके इसमें से ही क्या निकला था, रेसेसिव, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रभावी। क्लियर? चलिए अब अपन देखते हैं कौन से इन्होंने कैरेक्टर्स लिए थे या लक्षण लिए थे, 7 लिए थे, 7, और उसके ऑपोजिट फॉर्म भी देखते हैं। सबसे पहले जैसे इन्होंने लिया था स्टेम हाइट, स्टेम की हाइट ली थी। अब स्टेम की हाइट कैसी थी, डोमिनेंट कौन सा था, जल्दी बताइए बेटा, टॉल, और उसका रेसेसिव कौन सा निकला था, ड्रॉफ, यानी कि लंबा और बौना। ड्रॉफ क्या है, बौना। चलिए नेक्स्ट इन्होंने सेकंड जो लिया था, उसके बाद इन्होंने सीड लिया था, उसका कलर, सीड के कलर डोमिनेंट कौन सा था बेटा, जल्दी बताइए आप लोग। तो इसके लिए डोमिनेंट कलर था येलो और रेसेसिव कलर क्या था, ग्रीन, क्या था, ग्रीन। क्लियर? इसके बाद सीड का कलर लिया, अभी सीड को याद करने का तरीका है, पहले स्टेम की बात कर ली, अब सीड की करते हैं। सीड का कलर लिया, अब इन्होंने क्या लिया था, सीड का शेप, सीड शेप, सीड शेप इन्होंने, डोमिनेंट कौन सा है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है, राउंड, ठीक है, और राउंड किस पे भारी पड़ेगा, रिंकल्ड पे। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार, क्या बोलते हैं इसको हम, झुर्रीदार। क्लियर? नेक्स्ट इन्होंने लिया था, सीड की बात हो गई, अब अपन बात कर रहे पॉड, छिलके की, है ना? तो इन्होंने जो पॉड का शेप लिया सबसे पहले, तो शेप कौन सा था इनका, डोमिनेंट कौन सा था, उसको बोलते हैं इनफ्लैटेड। इनफ्लैटेड का मतलब होता है चपटी, और रेसेसिव कैरेक्टर्स क्या था, उसका ऑपोजिट क्या था, कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिकुड़ी हुई, सिकुड़ी हुई थी, ठीक है। फिर इसके बाद पॉड शेप लिया, अब उसके बाद इन्होंने क्या लिया था, पॉड का कलर लिया था। अब देखिए पॉड का जो कलर लिया था उसमें डोमिनेंट कलर तो क्या था, ग्रीन, ठीक है, कौन सा था बेटा, ग्रीन, और रेसेसिव कौन सा था, येलो। क्लियर? नेक्स्ट इन्होंने जो 6th नंबर है वो इन्होंने लिया था फ्लावर के बारे में, कि भाई फ्लावर का डोमिनेंट कलर क्या था, तो फ्लावर का डोमिनेंट कलर क्या था, वॉयलेट। क्लियर? वॉयलेट, और यहाँ पे इसका रेसेसिव कलर कौन सा था, वाइट, ठीक है, कौन सा था बेटा, वाइट। नेक्स्ट अब लास्ट बचा है, फ्लावर की पोजीशन क्या है, फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर की पोजीशन क्या होती है बेटा, जो डोमिनेंट थी वो कौन सी थी, एक्साइल, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइल को कक्षीय, ठीक है, और उसका रेसेसिव कौन सा था, टर्मिनल, जिसको हम क्या बोलते हैं, शीर्षस्थ। क्लियर? तो देखिए बेटा, ये हम देख रहे हैं जो उन्होंने 7 अल्टरनेटिव जो कैरेक्टर्स दिए थे, वो अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स कौन से वो अपन ने देखे। अब इसी चीज को अपन देख के अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसेसिव ट्रेट पहचानना है, ठीक है। फर्स्ट है वॉयलेट फ्लावर कलर, जो बैंगनी रंग के पुष्प है वो कैसे, डोमिनेंट है, प्रभावी थे, तो मैं यहाँ इसको लिख देती हूँ डी, ठीक है, डी फॉर डोमिनेंट। फिर था फली का
पीला रंग, हाँ फली का पीला रंग क्या था वो अभी अपन को देखेंगे। इसके बाद आप बताओगे फूल की अक्षीय स्थिति, एक्साइल फ्लावर पोजीशन। तो बेटा एक्साइल फ्लावर पोजीशन कौन सी है, ये भी डोमिनेंट थी। क्लियर। इसके बाद आ जाओ, तने की लंबी ऊंचाई, टॉल स्टेम, बिल्कुल थी। तो हमारा कौन सा बचा, येलो पॉड कलर। येलो पॉड कलर कौन सा होगा, ये अपना होगा रेसेसिव, क्योंकि इसका डोमिनेंट कौन सा था अभी मैंने बताया था, ग्रीन कलर। क्लियर। तो हमारा आंसर क्या है, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहप्रभाविता के मामले में F1 पीढ़ी किसके समान दिखता है। इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल्स एट। ठीक है, यहाँ बात हो रही है अपनी कोडोमिनेंस की, तो चलो थोड़ा कोडोमिनेंस पे बात करते हैं। कोडोमिनेंस जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता, देखिए जो कोडोमिनेंस है, सहप्रभाविता है, क्या मतलब होता है इसका, यानी इसमें कोई भी जीन ना तो डोमिनेंट है, प्रभावी है, ना ही वो रेसेसिव है, यानी दोनों जीन्स मिलके काम कर रहे हैं, है ना। को मतलब साथ में कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता। अब इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल्स है ह्यूमंस का ब्लड ग्रुप। कौन सा होता है, ह्यूमंस ब्लड ग्रुप, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, कौन सा होता है हमारा, ABO ब्लड ग्रुप। क्लियर। अब देखिए इस ABO ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए कौन सी जीन होती है बेटा, आई जीन। कौन सी होती है, आई जीन। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक जीन है ना, एक कैरेक्टर को एक जीन एक्सप्रेस करेगा, और उस जीन के दो फॉर्म होते हैं। कितने होते हैं, दो फॉर्म। जैसे अभी बात की हाइट की, तो उसके दो फॉर्म क्या हो गए, टॉल हो गया, ड्रॉप हो गया। कलर की बात हो गई तो कौन से हो गए, या येलो हो गया और ग्रीन हो गया। तो ये जो दो फॉर्म है एक ही जीन के, इस फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील्स। क्या कहेंगे बेटा, एलील्स या युग्म विकल्पी। क्लियर। तो मोस्टली तो क्या होता है, एक जीन की दो युग्म विकल्पी होते हैं, दो एलील्स होते हैं। लेकिन हमारा जो ये ब्लड ग्रुप है, इसमें ये ब्लड ग्रुप को, यानी ये कैरेक्टर हो गया, उसको कौन एक्सप्रेस कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, आई जीन कर रहा है। आई जीन एक हो गया तो इसके दो होने चाहिए, नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, इस आई जीन के 3 एलील्स होते हैं। कितने एलील्स होते हैं, 3। तो एक यहाँ से एक ये भी क्वेश्चन निकलता है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, 3, यानी 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा मल्टीपल एलेलिज्म, यानी इसको हम बोल सकते हैं बहु युग्म विकल्पी। क्लियर। अब देखिए कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है IA, एक होगा IB और एक होता है IO। ठीक है बेटा। अब देखिए जो A वाला है ये हमेशा किस पे डोमिनेंट रहेगा, O पे। B वाला भी क्या है, ये किस पे डोमिनेंट रहेगा, O पे। लेकिन जब A और B आपस में रहेंगे तब ये कोई किसी पे डोमिनेंट नहीं है, ये दोनों मिलके अपना जो भी इफेक्ट है वो शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है और मदर का क्या है, B है, तो बताओ इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, IA, इसका क्या बनेगा, IB। अब अगर मैं इसका देखूं फर्टिलाइजेशन, ये इसके साथ क्या बना, IA, ये इसके साथ IB, अब ये इसके साथ IB और ये भी इसके साथ क्या बना, IB। यानी आप देख सकते हो इसमें दोनों आ गए, A और B। तो ना तो ये इस पे डोमिनेंट है, ना ये इस पे डोमिनेंट है, ना ही कोई रेसेसिव है, यानी ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, AB, यानी इसमें दोनों पेरेंट्स मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इससे अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अपना क्वेश्चन, इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस F1 जनरेशन किसके जैसे दिखेगी, प्रभावी जनक डोमिनेंट पेरेंट, या अप्रभावी जनक रेसेसिव पेरेंट, या दोनों जनक बोथ द पेरेंट्स। तो हमारा आंसर सामने दिख रहा है, कौन सा होगा, C, बोथ द पेरेंट्स, दोनों जनकों के समान। क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो संतान जिसके पिता और माता क्रमश A और B समूह के हैं
तो उनका संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है। यानी क्वेश्चन है जो ब्लड ग्रुप है अपने मदर का, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है बेटा ए और मदर का ब्लड ग्रुप है बी, तो बताओ उनसे जो भी प्रोजेनी बन रही है संतति उसमें क्या पॉसिबिलिटी कौन से ब्लड ग्रुप की होगी। तो देखिए इसमें पिता का कौन सा है बेटा ए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फादर का कौन सा है ए, फटाफट इसका जीनोटाइप अगर अभी हमने इसको सॉल्व किया था है ना, तो क्या बनेगा ये फटाफट जीनोटाइप बनाना सीखते हैं अपन। और मदर का क्या है बेटा बी, ठीक है, तो इसका जीनोटाइप क्या बन जाएगा आई बी। क्लियर। अब वही सेम चीज अभी अपन ने किया था, जब ये स्पर्म ये एग होगा तो इसमें क्या आएगा, ठीक है, फिर ये वाला बात करें तो इसमें क्या आएगा सेम आई ए आई बी, यहाँ से बात करें तो क्या होगा आई ए आई बी, और इधर से बात करें तो क्या होगा आई ए आई बी। यानी सब में देखो हमें जितने भी प्रोजेनी मिल रही है उसमें कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा चल रहा है बेटा ए बी। क्लियर। चलिए तो अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतान जिसके माता पिता ए और बी के हैं उनका ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकेगा, केवल ए बी, ओनली ए बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया के लिए क्या गलत है, व्हाट इज इनकरेक्ट फॉर हीमोफीलिया। हीमोफीलिया आपको पता ही है, हम जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर है ना, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में ही कौन सी एक डिजीज है हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया है, थैलेसेमिया है, ये सारे कौन से आते हैं बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन विकार। अब अपन पढ़ते हैं ये होती क्या है हीमोफीलिया में। इस बीमारी में एक एकल प्रोटीन जो रक्त के थक्के में शामिल होता है प्रोटीन के ही हिस्सा होता है। In this case, a single protein that is a part of cascade of protein involved in clotting of blood is affected। बिल्कुल सही बात है। देखो हीमोफीलिया डिजीज में क्या होता है, जो भी इसका पेशेंट होगा अगर उसको एक हल्की सी भी चोट लग जाती है ना, तो उसकी रेगुलर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। और नॉर्मल पर्सन में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग किससे होता है बेटा, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स मिलके ही तो बनाते हैं, जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, और प्लेटलेट्स है, ये सब मिलके तो क्लॉटिंग बनाते हैं। लेकिन हीमोफीलिया जो पेशेंट होगा उसमें ये फैक्टर्स नहीं होंगे, प्रोटीन नहीं होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कौन से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कौन से अफेक्टेड हो जाते हैं, ब्लड प्रोटीन प्रोटेज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इनका क्या है, सही है। ठीक है, सेकंड वो पूछ रहा है एक प्रभावित व्यक्ति में एक साधारण कट जाने के बाद भी बिना रुके रक्तस्राव, यानी इसमें हीमोफीलिया पे क्या होगा, अफेक्टेड जो इंडिविजुअल है उसमें सिंपल कट से भी नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगी, लग जाने पर ब्लीडिंग बंद होती ही नहीं है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया के लिए एक विषम युग्मजी महिला बेटों को रोग संचारित कर सकती है। द हेट्रोजाइगस फीमेल, देखो हेट्रोजाइगस फीमेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना जैसे ये सिकल सेल एनीमिया या हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया की है ना, ये जो हीमोफीलिया है इसके अंदर जो फीमेल्स होती है कौन सी होती है, एक्स और एक्स। क्लियर। इसमें जो इनके जीन आएगा वो एक्स क्रोमोसोम पे आके अफेक्ट करेगा, कौन सा करेगा, यहाँ पे इनके इस पे। तो ये कंडीशन हम बोल रहे हैं कौन सी हो गई, हेट्रोजाइगस। ठीक है, विषम युग्मजी कौन सी हो जाएगी, एक्स एच, ये फीमेल में होती है। तो एक चीज यहां से हमें पता चली, फीमेल कौन होगी, वाहक होगी, कैरियर होगी, जो इस जीन को आगे ट्रांसमिट करती है। क्लियर। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये अपने बेटों को रोग संचारित कर सकती है, बिल्कुल करती है। इसको कैसे भी अपन देखेंगे आगे। Next is the possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare because mother of such female has to be hemophilic and the father should be carrier। यानी कि एक महिला है वो हीमोफिलिक कब हो सकती है, कि जब माँ भी हीमोफिलिक है और जो पिता है वो एक वाहक का काम कर रहे हैं। तो देखिए बेटा इस पे अपन बात करते हैं हीमोफीलिया पे। हीमोफीलिया में देखो अगर मैं मदर की बात करूं तो देखो मदर हमेशा क्या होती है, इसकी कैरियर, वाहक होती है, यानी इसके अंदर ये जीन होता है। ठीक है, अब फादर की अगर अपन बात करें तो फादर के लिए क्या होगा, ये कंडीशन अगर मैं बात करूं इसको अपन किससे लिखते हैं, एक्स वाई से। ठीक है, ये तो कंडीशन किसकी है, नॉर्मल फादर की। अब अगर मैं कहूं फादर कैसा होगा, अगर इन्फेक्टेड है तो कैसा होगा, यानी इस पे अभी हम बात कर रहे हैं हीमोफीलिया का जीन किस पे आता है, एक्स क्रोमोसोम पे। अब इसमें फादर में तो एक्स क्रोमोसोम तो एक ही है, अब जब ये इसी पे अटैक कर देगा तो ये कैरियर कैसे हो गया,
ये क्या हो जाएगा, ये तो सीधा पेशेंट बन जाएगा ना, हीमोफिलिक हो जाएगा। क्लियर? तो फादर तो कभी कैरियर होगा नहीं। अब बात करते हैं अपन मदर की। मदर देखो इसमें अगर ये एक पे है तो एक तो इसमें बार बॉडी बची हुई है, तो ये कौन हो सकती है, कैरियर। ठीक है। अब अगर बात करते फर्टिलाइजेशन की, मान लो ये वाला क्रोमोसोम अगर इस वाले स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाए, मतलब एक ऐसा मदर का एग है जिसमें ये वाला क्रोमोसोम है और फादर के स्पर्म पे ये वाला क्रोमोसोम है, समझ में आ रही है चीज, तो क्या हो जाएगा XHY, यानी जो सन होगा, बेटे जो होंगे वो कैसे निकलेंगे बेटा, हीमोफिलिक, यानी कि ये वाला इनमें कहां से आया, मदर से। समझ में आया? तो मदर तो क्या हो सकती है, कैरियर, और फादर क्या है, हीमोफिलिक। क्लियर? अब सेकंड अपना जो लास्ट अपन ने ऑप्शन पढ़ा था, लास्ट ऑप्शन कह रहा था कि एक बेटी कब हो सकती है हीमोफिलिक, क्या फादर कैरियर होगा और मदर हीमोफिलिक होगी। अब इधर अगर हम देखें तो बेटा फादर तो हीमोफिलिक होगा, सॉरी कैरियर तो होगा नहीं, फादर क्या होगा, हीमोफिलिक। हीमोफिलिक के लिए कंडीशन XHY, और मदर की अगर मैं बात करूं, मदर क्या होगी इसकी, कैरियर। ठीक है। अब इसमें अगर बच्ची, अगर फादर का देखो ये स्पर्म में अगर यही क्रोमोसोम है, ये वाला स्पर्म इस एग से फर्टिलाइज्ड होगा, तो जो डॉटर बनेगी वो कैसी बन रही है बेटा, हीमोफिलिक। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हेट्रोजाइगस फीमेल ऑफ हीमोफिलिक में ट्रांसमिट द डिजीज टू द सन। बिल्कुल, यहाँ से ये उसके बेटे में जा सकती है। और नेक्स्ट है कि एक महिला हीमोफिलिक कब होगी, जब माँ हीमोफिलिक और पिता क्या हो, वाहक, यानी फादर क्या हो, कैरियर। बिल्कुल नहीं, फादर तो यहाँ पे क्या होगा, फादर होगा यहाँ पे हीमोफिलिक। ठीक है। और मदर क्या होनी चाहिए यहाँ पर, मदर होगी यहाँ पे कैरियर, वाहक। क्लियर? तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा बेटा, डी। तो आंसर हमारा सही क्या है, द। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता किसका परिमाण है, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जिसमें हम पढ़ते हैं हमारी RBC जो होती है वो हंसी आकार सिकल शेप्ड की हो जाती है, उसका लाइफ टाइम कम हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। अब ये होता कैसे, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आता है। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, अगर बात करें हम सिकल सेल एनीमिया की, तो देखो जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की चेन होती है। क्लियर? हीमोग्लोबिन की चेन के अंदर भी कौन सी चेन, बीटा चेन। अब ये हीमोग्लोबिन क्या है बेटा, प्रोटीन ही तो है। प्रोटीन किससे मिलके बनता है, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की चेन होती है। क्लियर? अब यहाँ पे कौन सी चेन बात कर रहे हैं, बीटा चेन। तो बीटा चेन में जैसे अपने ये लंबी एक इसकी चेन है, उसके 1 2 3 4 5 6, अब 6 नंबर पे एक एमिनो एसिड्स होता है, उस एमिनो एसिड्स का नाम होता है बेटा ग्लूटामिक। क्या नाम होता है, ग्लूटामिक। क्लियर? और इसका अगर अपन देखें कौन सी कोडॉन होगी, GAG। कौन सी होती है बेटा, GAG। अब इसमें क्या होता है, एक हल्का सा चेंज होता है और सडन होता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन। किस में होगा, ये जो आपको नाइट्रोजन बेस दिख रहा है एडेनिन, इस एडेनिन की जगह कौन आ जाता है, यूरैसिल। क्या बन जाता है, GUG। अब ये नाम चेंज हो जाएगा, जो ये किसको बता रहा है, ग्लूटामिक को। ये ग्लूटामिक किस में चेंज हो जाएगा, कौन से एमिनो एसिड्स में, वैलिन में। किस में हो जाता है, वैलिन। क्लियर? तो यानी आप देख सकते हो एक बिंदु, एक पॉइंट का ही तो इसमें चेंज हुआ है, और ऐसा पॉइंट चेंज होगा जहां पे एडेनिन की जगह यूरैसिल आ चुका है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर? यानी कि बिंदु उत्परिवर्तन। तो बेटा हमारा आंसर क्या निकलेगा इसमें, सी, अ पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल कीटोन्यूरिया के वंशागति की विधि क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया। देखो फिनाइल कीटोन्यूरिया भी क्या है, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, और ये जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव है। क्या है बेटा ये डिजीज, ऑटोसोमल रेसेसिव, यानी कि अप्रभावी अलिंग गुणसूत्र। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम जनरेशन टू जनरेशन आगे जा रही है ये बीमारी,
ये वही सडन कोई अगर चेंज आ जाता है, ठीक है ना, और ये सडन चेंज कोई अपने पेरेंट्स से आके फिर हमारे अंदर आ रहा है, उनके नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑटोसोमल रेसेसिव। और इसका आंसर क्या निकलेगा हमारा, अप्रभावी अलिंग गुणसूत्र, यानी कि ऑटोसोम्स पे ये होते हैं। अब होता क्या फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये डिसऑर्डर क्या होता है? देखो बेटा, हमारी बॉडी में एक अमीनो एसिड्स बनता है जिसको हम बोलते हैं फिनाइल एलेनिन, ठीक है, ये हमारे नॉर्मल बॉडी की बात कर रहे हैं। इस फिनाइल एलेनिन को एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। क्या नाम बोला मैंने? फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज। ये क्या करता है एंजाइम, इस अमीनो अम्ल को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है। किसमें? टायरोसिन अमीनो एसिड्स में। लेकिन जब ये डिजीज होती है, इस डिसऑर्डर में क्या होता है, इस एंजाइम की बॉडी में कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। तो भाई इस अमीनो एसिड्स को टायरोसिन में कौन बदलेगा? कोई नहीं बदलेगा। यानी हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होता जाएगा, ब्लड में जाता जाएगा, धीरे धीरे ब्लड से किडनी में जाएगा, किडनी से ये हमारे ब्रेन तक भी अफेक्ट करता है, जिसे मेंटल रिटार्डेशन भी बोलते हैं, मानसिक बुद्धि मंदता भी आ जाती है। क्लियर? तो इससे क्या होता है, सारी ये मेंटल रिटार्डेशन ये हमारे ब्लड में भी क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस डिजीज को ही हम क्या कहते हैं, फिनाइलकीटोन्यूरिया, जो कैसी डिजीज है, ऑटोसोम रिसेसिव, अप्रभावी अलिंग गुणसूत्रीय। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से डाउन सिंड्रोम की विशेषता नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम? क्लियर? देखिए बेटा, डाउन सिंड्रोम की अगर अपन बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं अपन। तो डिसऑर्डर्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, है ना, यानी क्रोमोसोम पे आके कोई चेंज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल। अब हम बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम किसका टाइप होगा? क्रोमोसोमल का। क्लियर? तो अपन बात करें डाउन सिंड्रोम की, डाउन सिंड्रोम, इसमें क्या होता है बेटा, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। एक चीज तो ये ध्यान रखनी है, क्योंकि ये किस पे होगा, ऑटोसोम्स पे, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं, किस पे होगा ये, ऑटोसोम्स पे, काइक गुणसूत्र पर। जब ये अपन ने बात करी ना 22 जोड़ी, 22 पेयर्स होते हैं। अब इन ऑटोसोम्स के अंदर अगर हम बात करें तो इसमें अगर एक 21वें जो पेयर है, 21वें जोड़ी पर अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की, ठीक है, क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा कॉपी, तो 21 है और उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी, यानी 44 ऑटोसोम्स है टोटल, और उसमें अगर एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी, 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 45, है ना, यानी 21 फर्स्ट पे आके एक एक्स्ट्रा कॉपी जुड़ जाती है। जब क्रोमोसोम के नंबर में एक जुड़ गया, यानी डिप्लॉइड से वो एक बढ़ रहा है, 2n+1 हो रही है कंडीशन। क्लियर? तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्राइसोमी। क्या कह सकते हैं इसको, ट्राइसोमी, यानी 3 का या 3 का ग्रुप बन रहा है। क्लियर? चलिए, तो ये है अपना डाउन सिंड्रोम की बात की। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पेशेंट के अंदर हम देखते हैं उनकी हाइट छोटी रहती है, मुंह खुला हुआ रहता है उनका, और जो उनकी हथेली है, जो पाम है, उस पर क्रीज दिखाई देता है, यानी हथेली में सिलवटें दिखाई देती है। ये इसके कुछ सिम्टम्स है। तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इसमें क्या क्या होता है, इट इज कॉज्ड बाय अ नॉन डिंजेक्शन इन ऑटोसोम्स, यानी यह अलिंग गुणसूत्र के अवियोजन के कारण होता है, बिल्कुल होता है। फिर है प्रभावित व्यक्ति में गुणसूत्र 21 की त्रिगुणसूत्रता, द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज ट्राइसोमी, अभी मैंने आपको बताया ना 21वें गुणसूत्र पर एक एक्स्ट्रा कॉपी आके अटैच्ड हो जाती है, तो ये भी सही है स्टेटमेंट। उपयुक्त व्यक्ति के हथेली में सिलवटें होती है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल हैज अ सिमिनियन पाम क्रीज, बिल्कुल ये इसका कैरेक्टर है। नेक्स्ट है प्रभावित व्यक्ति का मानसिक विकास सामान्य होता है, द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल इज नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है। इससे यहाँ पे वही सेम चीज मेंटल रिटार्डेशन आ जाती है,
मानसिक मंदता आ जाती है। तो इसमें गलत कौन सा है, अपनी कौन सा इसका कैरेक्टर नहीं होगा, डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर विषम युग्मता नहीं देखी जाती है, मेल हेट्रोगैमिटी इज नॉट सीन इन। अब देखिए मेल हेट्रोगैमिटी का मतलब क्या है, ये होता है एक ये और एक ये, इसको हम हेट्रोगैमिटी बोल सकते हैं। अगर मैं ये कंडीशन लिखूं इसको होमोजाइगस बोलेंगे। क्लियर। ये कंडीशन लिखूं तो ये भी होमोजाइगस है, ये कंडीशन लिखूं तो दोनों अलग अलग है ना, इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगोसिटी, विषम युग्मता। इसी चीज को अपन को पहचाननी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमंस की, वीमंस में भी मेल की बात करनी है अपने को, किसकी, मेल की। तो मेल का क्या होता है, एक्स वाई, नर का ये होता है। फिर हम बात करते हैं मैलेंड्रियम एल्बम। ठीक है, ये बेटा एक डायोशियस एंजियोस्पर्म प्लांट होता है, आवृत बीजी का एक पादप होता है। उसमें भी अगर मेल का देखें तो कंडीशन क्या होती है, एक्स वाई, हेट्रोजाइगोसिटी इसमें भी होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्ड की, पक्षी की। पक्षी के अंदर जो मेल होता है उसके अंदर हम देखते हैं जेड जेड, ये कंडीशन होती है, जेड जेड। और फ्रूट फ्लाई की बात करें तो इसका मेल का भी क्या होगा, एक्स वाई। तो बेटा यहाँ से सिंपल बताओ ये सब कैसे दिख रहे हैं, हेट्रोजाइगस, विषम युग्म जी, कौन सा नहीं दिख रहा है, बर्ड्स का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। असगुणिता किसका परिणाम है, एन्यूप्लॉइडी रिजल्ट फॉर्म। तो एन्यूप्लॉइडी होता क्या है, पहले ये भी तो देखना पड़ेगा। आइए देखिए, अभी अपन ने म्यूटेशन की बात हो गई थी, है ना, उत्परिवर्तन, अचानक से सडन जो चेंज आते हैं जीन में, गुणसूत्र में, है ना। अब इसमें हम बात करते हैं, इसी का ही एक टाइप होता है क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल म्यूटेशन, यानी गुणसूत्रीय संख्यात्मक उत्परिवर्तन। ठीक है। अब ये जो म्यूटेशन होता है ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जिसे हम बोलते हैं यूप्लॉइडी सुगुणिता, और एक होता है जिसे हम बोलते हैं एनयूप्लॉइडी, यानी कि असुगुणिता। अब क्या डिफरेंस होता है, सिंपल सी चीज है। यूप्लॉइडी के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे क्रोमोसोम है ना, हम बात करते हैं डिप्लॉइड कंडीशन में होते हैं 2n, है ना। अब इसके अंदर जैसे ये सेट में है 2n, मतलब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे, 2 क्रोमोसोम्स होंगे। अगर मान लो सडन से ही क्या होगा, एक सेट और बढ़ रहा है ना, एक सेट बढ़ गया तो क्या कंडीशन, 3n, 2 सेट बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4n, यानी आगे से आगे सेट बढ़ता जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ क्रोमोसोम सेट की। अगर सेट बढ़ता जा रहा है तो ऐसा जो म्यूटेशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी, सुगुणिता। अब हम बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी की। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है जो टोटल क्रोमोसोम नंबर है। क्लियर। मान लो टोटल क्रोमोसोम नंबर है 46, है ना, 46 है। अगर टोटल नंबर के अंदर कोई क्रोमोसोम घट रहा है, बढ़ रहा है, क्लियर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। या मैंने आपको क्या बात की है कि यहाँ पे सेट में हो रही है ना, सेट बढ़ रहा है, और यहाँ पर सेट की नहीं बात कर रहे हम, टोटल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। उसमें अगर आके कोई क्रोमोसोम घट रहा बढ़ रहा है तो इस म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी। तो चलिए अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना कि इसमें क्या परिणाम है, बिंदु उत्परिवर्तन नहीं, पॉइंट म्यूटेशन, गुणसूत्र में सकल संख्यात्मक परिवर्तन, ग्रॉस न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम, कोशिका विभाजन के अंत्यावस्था चरण के बाद कोशिका द्रव्य विभाजन की विफलता, फेलर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज, या फेलर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो देखिए बेटा इसमें क्या होगा, हमारा जो अभी अपन पढ़ के आए, क्रोमोसोम के अंदर जो उनका ग्रॉस, सकल, ग्रॉस को हम क्या कहते हैं, टोटल नंबर में चेंज आ रहे हैं, वही क्या है, एन्यूप्लॉइडी। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। है, एक महिला अपने एक्स गुणसूत्र को कहां से प्राप्त करती है, वुमेन रिसीव्स हर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम
वुमेन कहाँ से प्राप्त करती है, कहाँ से एक्स क्रोमोसोम निकलेगा। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं वही फादर का क्या है XY, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मदर का कौन सा है बेटा XX, क्लियर। अब जैसे मान लो ये यहाँ से फर्टिलाइज्ड हुआ तो ये कौन सा है फादर का और ये कौन सा है मदर का, तो ये जैसे मैंने मदर लिख दिया और यहाँ पे मैं कर देती हूँ फादर, क्लियर। तो ऐसे समझ में आ जाएगा। अब वापस हम देखते हैं ये वाला क्रोमोसोम इससे करेगा तो क्या बनेगा, ये फादर का और ये क्या लेगा मदर का, क्लियर। अब वापस आ जाओ, हम बात करते हैं इस वाले एक्स क्रोमोसोम और वाई की। अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो क्या बनेगा एक्स और फादर का क्या आ जाएगा वाई, ठीक है। अब वापस इधर से इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो वाई है ही है और ये कौन सा हो जाएगा एक्स, ठीक है। अभी जो मैंने ब्लैक में लिखे दिख रहा है हमको कहाँ से आ रहे हैं फादर से, और जो मैंने ब्लू से लिखा है दिख रहा है कहाँ से आ रहे हैं मदर से क्रोमोसोम आ रहे हैं। अब देखिए इसमें ये तो दोनों कौन हो जाएंगे बेटा, ये कौन है डॉटर, ठीक है, और ये कौन है सन। यानी 100 में से मैं बात करूं 50% तो कौन निकल रहा है डॉटर, 50% ही कौन निकल रहा है सन। डॉटर की बात कर रहे हैं भाई, इसमें ये जो एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि देखो ये एक्स जो मदर का एक्स है ये तो कॉमन ही है। अब कहाँ से सेक्स डिटरमाइंड हुआ फीमेल में, अगर ये एक्स क्रोमोसोम अगर फादर से आया तो हम बोल रहे डॉटर है, और अगर यही एक्स क्रोमोसोम की जगह वाई आ जाता है तो हम क्या कहते हैं सन है। यानी एक्स क्रोमोसोम वो कहाँ से लेकर आई है फादर से, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा सिर्फ उसके पिता से, हर फादर ओनली, क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर के पौधे पर अपने उत्कृष्ट प्रयोग में मेंडल ने कौन सा उपयोग नहीं किया। इन हिज क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन पी प्लांट मेंडल डिड नॉट यूज, अभी अपन ने इसकी बात की थी। देखिए उन्होंने सीड कलर लिया था बीज का, है ना, सीड कलर कौन सा लिया था उन्होंने राउंड एंड येलो। फिर उन्होंने लिया था बीज का आकार, सीड का शेप कौन सा लिया था उन्होंने, सॉरी इसको बोलेंगे येलो एंड ग्रीन, यहाँ हो जाएगा येलो एंड ग्रीन। आकार कौन सा हो जाएगा इनका राउंड एंड रिंकल्ड, यानी कि गोल और झुर्रीदार। फिर उन्होंने फ्लावर की पोजीशन कौन सी ली थी एक्साइल और टर्मिनल, यानी कि अक्षीय और अपन ने कौन सा पढ़ा था शीर्षस्थ, क्लियर। फिर उन्होंने पढ़ी थी फली की लंबाई पोड लेंथ, क्या पोड लेंथ लिया था क्या उन्होंने, पोड के लिए छिलके के लिए तो उन्होंने कौन से कैरेक्टर लिए थे, पोड का कलर लिया था, कलर डोमिनेंट कौन सा था ग्रीन और रेसेसिव कौन सा था येलो। और उन्होंने लिया था पॉड का शेप लिया था, शेप कौन सा डोमिनेंट लिया था इनफ्लैटेड, यानी कि चपटी, और रेसेसिव कौन सा लिया था कंस्ट्रिक्टेड। तो हमारा आंसर उन्होंने कौन सा यूज नहीं किया था फली की लंबाई पोड लेंथ, आंसर होगा बी, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्णांध पुत्री का जन्म होगा जब अ कलर ब्लाइंड डॉटर इज बोर्न व्हेन। अब इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। कलर ब्लाइंड ये भी एक डिजीज है बेटा, कौन सी डिजीज है ये अपन ने बात की थी जिसमें पेशेंट को रेड ग्रीन ब्लू कलर में डिफरेंस पता नहीं चलते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल सॉरी ये भी सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है, ये कहाँ पर होती है, ये अपने सेक्स क्रोमोसोम पर होती है। चलिए इसमें अब अपन ऑप्शन देखते हैं, और इसमें भी ये चीज़ ध्यान रखती है जैसे हीमोफीलिया में बात की थी तो कलर ब्लाइंडनेस में भी एक ध्यान रखना है, इसमें वाह कैरियर का काम कौन करती है फीमेल करती है, क्लियर। अब अपन बोल रहे हैं कि एक बेटी है वो कलर ब्लाइंडनेस कब होगी। अगर ऑप्शन फर्स्ट देखिए पिता वर्णांध हो और माता क्या हो नॉर्मल, अगर फादर कलर ब्लाइंड है और मदर नॉर्मल, फादर कलर ब्लाइंड कैसा होगा जब XY है और एक्स क्रोमोसोम पे ही अफेक्ट करेगा जीन, यानी कि ये कंडीशन होगी। तो इस समय तो क्या है पिता क्या है कलर ब्लाइंडनेस है और माता क्या है नॉर्मल। तो अगर मैं यहाँ ये कंडीशन देखूँ तो क्या बनेगा XCX, और यहाँ से करेंगे तो भी क्या बना XCX। मुझे कहीं पे भी यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि जो डॉटर बन रही है वो कलर ब्लाइंडनेस बन रही है, वो यहाँ पर क्या बन रही है कैरियर बन रही है। तो ये ऑप्शन तो अपना होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, अगर मदर कलर ब्लाइंडनेस है और फादर नॉर्मल है, मदर कलर ब्लाइंडनेस है, कलर ब्लाइंडनेस कंडीशन क्या होगी XCX,
XC, क्लियर। और फादर क्या है बेटा इसके, नॉर्मल, ए नॉर्मल, ये हो जाएगी कंडीशन XY। अब इसमें भी करके अगर अपन देख रहे हैं, सामने ही दिख रहा है XCX, और ये वाला भी अगर इससे करेगा तो XCX। इसमें भी हम देखते हैं जो डॉटर बन रही है वो कैरियर बन रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं सेट हो रहा। अब देखते हैं माता वाहक हो और पिता क्या हो, सामान्य। मदर कैरियर हो और फादर क्या निकल रहा है इसमें, नॉर्मल। मदर कैरियर की कंडीशन क्या होगी, XCX, और फादर की क्या है, नॉर्मल, यानी कि XY। अब इसमें देखो यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पे भी जो ये डॉटर बन रही है ये कैसी बन रही है, कैरियर बन गई है ना। और ये वाली का देखेंगे तो यहाँ पे डॉटर कैसी बन रही है, नॉर्मल बन रही है, यानी यहाँ पे भी हमको कलर ब्लाइंडनेस नहीं दिख रहा है। तो चलो लास्ट ऑप्शन क्या है अपना, मदर इज कैरियर, माता वाहक हो और पिता क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोला इसने, मदर क्या हो, कैरियर, कैरियर ये हो गया XCX। फादर क्या है इसमें, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, ये। तो ऑब्वियस है यहाँ से ये देखा हमने, ये जो बन रही है कंडीशन, इस समय ये जो डॉटर बन रही है ये हमें क्या दिख रही है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांध दिख रही है। तो एक बेटी वर्णांध कब होगी, जब उसकी माता तो क्या हो, वाहक, मदर क्या हो, कैरियर, और फादर क्या होने चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक दंपति की 6 लड़कियां हैं, अगली बार लड़की होने की कितनी संभावना है। अ कपल हैज 6 डॉटर, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर हैविंग गर्ल्स नेक्स्ट टाइम। बेटियों पे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है अपनी, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि अगर एक कपल है उसके कितने बेटा, 6 डॉटर्स है, तो नेक्स्ट टाइम कितनी होगी। तो वही अपन सेक्स डिटरमाइंट का कॉन्सेप्ट देखें तो वही फादर, वही मदर, और इसमें XY और यहाँ पे XX। अब अपन कंडीशन देखते हैं, XX, यही कंडीशन XX, ये कंडीशन XY और ये कंडीशन भी XY। देखो अगर मैं बात करूं 100 की, तो 100 में से 50% तो हमको कौन सी मिलती है, डॉटर, और 50% ही कौन मिल रहा है हमें, सन। तो चाहे 6 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, उनका परसेंटेज तो सेम ही रहेगा, प्रोबेबिलिटी तो सेम ही रहेगी, यानी कितनी रहेगी उसमें, 50%। तो बेटा हमारा आंसर कौन सा होगा, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किन वैज्ञानिकों ने की, विच 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। तो देखिए मेंडल्स की जो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट आपने पढ़ा होगा 12th में, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर की थी, वो कौन कौन से थे, डीवरीज, शेरमार्क और कॉरेंस। कौन से थे, डीवरीज, शेरमार्क और कॉरेंस। तो यहाँ सामने हम आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर है डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कॉज्ड ड्यू टू द, देखिए अभी अपन ने बात की थी बेटा वही डिसऑर्डर की, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल। मेंडेलियन में अपन ने बात की है कौन सी, जैसे सिकल सेल एनीमिया एग्जांपल ले लिया, हीमोफीलिया ले लिया, कलर ब्लाइंडनेस लिया। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोमल की, तो उसके अंदर अपन सिंड्रोम के बारे में आपने पढ़ा होगा, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, फिर हमने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, और एक और होता है अपना क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे, मैं बात करती हूँ टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम देखो फीमेल में होता है और ये सेक्स क्रोमोसोम पे करता है अटैक। इसमें क्या होगा, टर्नर सिंड्रोम में अगर एक एक्स क्रोमोसोम, फीमेल में क्या होता है XX, एक एक्स क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी हो जाए, ऑटोसोम्स तो कितने होते हैं बेटा 44, और अगर एक एक्स क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी हो जाए, ये किसको शो करता है फॉर्मूला, टर्नर सिंड्रोम को। क्लियर। इसी तरीके से डाउन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूं तो अभी हम इसके बारे में पढ़ के आए थे, ये दोनों में होते हैं मेल फीमेल, और ऑटोसोम्स में होते हैं कौन से नंबर 21st पेयर्स पे, वहां पे एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑटोसोम्स की हो जाएगी, तो अगर 44 है वो कितना हो जाएगा 45। क्लियर। अब बात करते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो मेल के अंदर होगा, अब मेल के अंदर क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी आके क्रोमोसोम की, कौन सी, वो भी एक्स क्रोमोसोम की आके जुड़ जाएगी। तो कौन सी 44 तो है ये ऑटोसोम, और एक एक्स्ट्रा कॉपी अगर एक्स की और जुड़ गई, तो ये जो कंडीशन है
यानी इसको भी मैं ट्राइसोमी कह सकती हूँ, है ना। एक एक्स्ट्रा कॉपी जुड़ गई है तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो किसमें होगा, मेल में। इसका कैरेक्टर क्या होता है, मेल में भी फीमेल जैसे फेमिनाइन कैरेक्टर्स आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, गाइनेकोमेस्टिया। क्लियर। तो चलिए अपने आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंड्रोम में क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट है एक एक्स गुणसूत्र की अतिरिक्त कॉपी, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। अभी हमने पढ़ी है ये कंडीशन, इसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी किसकी आ जाती है बेटा, 44 प्लस XX/Y। एक्स्ट्रा कॉपी ये वाली एक्स की आ गई है, इसलिए ये कौन सा आंसर हमारा सही होगा इसमें, बी। क्लियर। तो देखिए बेटा, ये आज अपन ने इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आगे इसी तरीके से मैं आपके टॉपिक वाइज और क्वेश्चंस लेकर आऊंगी, जब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।